हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस लेक्चर सीरीज़ का हमारा कारवां बढ़ता हुआ अब चल पहुंचा है लेक्चर नंबर 4 की ओर। ये पेपर 4 को हम कवर कर रहे हैं। तो चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें हम देखने जा रहे हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका भोपाल ट्रेजेडी से कनेक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मेजर प्रोविजंस और पेनल्टीज़। और ध्यान रहे कि ये अपकमिंग यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम को भी फोकस में रखकर बनाया गया है, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को फैक्ट्रीज का गिफ्ट दिया, लेकिन काम करने वालों की सुरक्षा को कौन देखेगा? इसी सवाल का जवाब था फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इंडिया का एक ऐसा कानून जो मजदूरों की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं और एग्ज़ाम के लिए इसे कैसे याद रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस पीपीटी वाले लेक्चर को। तो इधर लिखा है कि दिस एक्ट इज कॉल्ड एज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इट इज एक्ट नंबर 63 ऑफ 1948। इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1948। ये सब डाटा है जिसको आप इंट्रो में लिख सकते हो अपने मेंस वाले पेपर में। फिर ये कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत के लिए लागू है। इट वॉज अमेंडेड बाय द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987। इस एक्ट को जब अमेंड किया गया, उसमें थोड़े सुधार लाए गए, तो इस अमेंडमेंट एक्ट का क्या नाम था फिर? द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987. It served to assist in formulating national policies in India with respect to occupational safety and health in factories and docks in India. तो फैक्ट्री एक्ट लाने का मेन कारण ही क्या था कि जो भारत में फैक्ट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को लेकर जो रूल और रेगुलेशन होंगे। तो क्या हुआ कि इट सर्व टू असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन फैक्ट्रीज एंड डॉक्स इन इंडिया। तो भारत में फैक्ट्रीज और डॉक्स जो हैं वहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात करने के लिए एक्ट लाया गया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को हम बोलेंगे कि काम के दौरान किसी भी वर्कर को चोट, एक्सीडेंट या बीमारी से बचाना, यही हुआ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी वर्क प्लेस में काम करते वक्त एनवायरनमेंट सेफ हो, हेल्दी हो और रिस्क फ्री हो। यही हुई ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जिसमें कह सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है तो लोग हेलमेट पहने, केमिकल लैब में काम कर रहे हैं तो ग्लव्स और मास्क पहने, अगर कोई मशीन है फैक्ट्री में, बड़े बड़ी हैवी मशीन्स वाली फैक्ट्री है तो वहाँ मशीन गार्ड लगा होना चाहिए, और जो भी बिल्डिंग्स जहाँ काम चल रहा है फैक्ट्री का वहाँ पे फायर एग्जिट्स का होना है। यही सब तो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के पॉइंट्स। अब आगे क्या है कि इट डील्स विथ वेरियस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग सेफ्टी, हेल्थ, एफिशिएंसी एंड वेलबींग ऑफ द पर्सन्स एट वर्क प्लेसेस। वही हुआ कि वर्क प्लेस पे जो कार्य क्षमता, क्या बोलेंगे कि जहाँ काम हो रहा हो जिस प्लेस पे, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी, हेल्थ, एफिशिएंसी और वेलबींग से डील करता है ये हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर इसको रिप्लेस किया गया था किसी और एक्ट या कोड से। क्या था वो? इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। 2020 में इसको किस कोड से रिप्लेस किया गया? वो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। फिर क्या कह रहे हैं कि द एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया through its Directorate General Factory Advice Service and Labor Institutes DGFASLI and by the state governments through their factory inspectors। ये थोड़ी लंबी लाइन है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये DGFASLI क्या है? तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडिया में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए काम करती है, स्पेशली फैक्ट्रीज और डॉक वर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। यहाँ है ना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसी के अंडर में DGFASLI काम करती है।
तो इसका मेन काम क्या है ना कि फैक्ट्री सेफ्टी एडवाइस देना और लेबर इंस्टीट्यूट्स चलाना, जैसे कि जहाँ ट्रेनिंग और रिसर्च होती है, इंस्पेक्टर्स को गाइड करना, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स आगे लिखा है ना कि DGFASLI और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर के थ्रू इस एक्ट को एडमिनिस्टर करेगी। तो क्या है कि जो DGFASLI है, इसका काम क्या है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को रूल्स और टेक्निक्स पे गाइड करना। फिर OSH पॉलिसी, जिसको अभी हमने कहा ना कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसको हम OSH कह सकते हैं, वो OSH पॉलिसी बनाना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी बनाना। और डेटा कलेक्ट करना भी इसका काम है DGFASLI का, कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का डेटा कलेक्ट करना भी इसका काम है। और एक शॉर्ट इन्फो मैं दे देती हूँ कि ये जो DGFASLI है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, अब हम आगे देखें। DGFASLI advises the central and state governments on administration of the Factories Act and coordinating the factory inspection services in the states। मतलब DGFASLI जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, किस लिए? ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग द फैक्ट्री इंस्पेक्शन सर्विसेज इन द स्टेट्स। मतलब जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो फैक्ट्रीज एक्ट लगेंगी उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवाइस देती हैं, और जो भी इंस्पेक्शन सर्विसेज चलेंगी फैक्ट्रीज में उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी एडवाइस देती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। तो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस एक्ट का। तो इस एक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो लिंक्ड है ग्रेट ब्रिटेन से। कैसे, वो देखते हैं। इन ग्रेट ब्रिटेन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी देयर वॉज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये किस सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की, मतलब कि 1800 से लेकर 1900 का एरा, 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, यानी 1850 के बाद की बात है। तो ये क्या कह रहा है ना कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का तेज़ी से विकास हुआ। इस वजह से नए इंडस्ट्रियल टाउन्स बने, लेकिन काम करने की जगह अनसेफ और ओवर क्राउडेड हो गई। वुमेन और चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ने लगा, इसलिए सरकार को स्ट्रिक्ट फैक्ट्री लॉज लाना पड़ा ग्रेट ब्रिटेन में, ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके और वर्किंग आवर्स भी रेगुलेट हो। तो क्या है कि एज इट वॉज स्टार्टेड विदाउट प्लानिंग दे एम्प्लॉयड द वुमेन एज वेल एज देयर चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज हु नीडेड टू वर्क फॉर मोर देन 12 आवर्स अ डे। जो मैंने अभी बोला कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, तो चिल्ड्रेन और वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ने लगा, उनको 12-12 घंटे से ज़्यादा काम करवाने लगे, और उनके लिए सेफ्टी कंडीशंस भी ठीक नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टुक इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट लेबर लेजिस्लेशंस। फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1819। आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस द फाइनल अमेंडमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट टुक प्लेस इन 1948। ये थोड़ा इंडिया वाले को भी लिंक कर दिया गया। तो वहाँ पे ब्रिटेन में 1819 में लाया गया, बहुत सारे कंडीशंस को देखने के बाद, एक फैक्ट्रीज एक्ट, जिसको यहाँ मैं थोड़ा लिख देती हूँ, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है, उसका नाम था ना 1819 में जो फैक्ट्री एक्ट आया ग्रेट ब्रिटेन में, GB यानी ग्रेट ब्रिटेन, उसका नाम था कॉटन मिल्स, होप सो ये विजिबल हो रहा आपको, कॉटन मिल्स एंड फैक्ट्रीज एक्ट, इसका ये नाम था। और इसमें क्या रूल लाया गया कि इसने प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 9 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने के ऊपर इन्होंने प्रोहिबिशन लगा दिया। तो यही आया था ब्रिटेन में पहला फैक्ट्रीज लॉ, जिससे इंस्पायर होकर भारत में भी आए फैक्ट्रीज लॉ, जो कि आगे देखो। इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1881। 1881 में भारत में पहला फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट वॉज बेसिकली डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड टू प्रोवाइड फ्यू मेजर्स फॉर हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो जो 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया, इसका जो मेन एम था, जो इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया था, वो क्या था? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड टू प्रोवाइड फ्यू मेजरमेंट्स फॉर हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो बच्चों को बचाने के लिए, जो चाइल्ड लेबर वगैरह पे रोक लगाने के लिए, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो फैक्ट्रीज़ में,
एंड टू प्रोवाइड फ्यू मेजर्स, और हेल्थ और सेफ्टी जो वर्कर्स के लिए ज़रूरी हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट पास कराया गया 1881 में। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे देखें हम। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी का तो नाम सबने सुना होगा, उसका भी कनेक्शन है हमारे फैक्ट्रीज एक्ट से। तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आई थी उसका क्या कनेक्शन है फैक्ट्रीज एक्ट से, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको आप आंसर राइटिंग में डालोगे तो ये बहुत ही एक बोनस मार्किंग का काम करेगा आपके लिए आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो देखते हैं। द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 exposed serious gaps in India's Factories Act 1948, स्पेशली इन डीलिंग विद द हजार्डस इंडस्ट्रीज। अब हजार्डस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? भोपाल गैस ट्रेजेडी को समझने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये हजार्डस इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो ये क्या होती हैं कि वो इंडस्ट्रीज जहाँ काम करते वक्त जान का खतरा हो सकता है ना, जैसे केमिकल, माइनिंग, फायर क्रैकर या रेडिएशन से जुड़ी फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्रीज में एक्सप्लोजन, टॉक्सिक गैस लीक या हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस का यूज़ होता है। खतरनाक हजार्डस इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पे एकदम केमिकल, रेडिएशन, बारूद, इन सब चीज़ों का जहाँ यूज़ होता है, तो इससे तो जान माल के नुकसान को बहुत खतरा भी हो सकता है ना, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग सेफ्टी रूल्स बनाया है, जैसे स्पेशल ट्रेनिंग, प्रोटेक्टिव गियर और इमरजेंसी मेजर्स। ये तो हम देखेंगे आगे। तो हजार्डस इंडस्ट्रीज़ का अगर हम एग्जांपल कुछ देख ले तो क्या हो सकता है, तो जैसे कि वो केमिकल फैक्ट्रीज़ है ना, जो कि बनाती हैं, समझो पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाती हैं, पेंट वगैरह की चीज़ें बनाती हैं, वो हो गई। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फायर वर्कर्स जहाँ पे पटाखे बनते हैं, फायर वर्क्स इंडस्ट्रीज़। फिर न्यूक्लियर प्लांट्स, ये तो बहुत ही खतरनाक हजार्डस इंडस्ट्री हुई, बड़े बड़े खतरनाक गैसेस, न्यूक्लियर गैसेस यहाँ पे होते। उसके बाद एस्बेस्टस और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ प्लास्टिक का उत्पादन होता है वहाँ तो खतरनाक केमिकल्स यूज़ होंगे, और माइंस, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्या संबंध है। तो ये जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो भोपाल गैस लीक कांड हुआ था, उसने भारत के फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बहुत ही लूप होल्स को उजागर कर दिया, एक्सपोज्ड सीरियस गैप्स स्पेशली इन डीलिंग विद द हजार्डस इंडस्ट्री। और स्पेशली जो खतरनाक हजार्डस इंडस्ट्रीज होती है उनको डील करने के लिए जो बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि एकदम भयंकर गैप्स थे, उनको उजागर कर दिया भोपाल गैस ट्रेजेडी ने फैक्ट्रीज एक्ट के। हजार्डस इंडस्ट्रीज का अगर हम हिंदी नाम जानना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि खतरनाक उद्योग या विषैले उद्योग या फिर सुरक्षा संवेदनशील उद्योग, है ना। तो इस एक्ट में क्या क्या लीकेज पाई गई, वो क्या थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, वो थी स्ट्रिक्ट सेफ्टी नॉर्म्स फॉर केमिकल्स, ये नहीं थे वहाँ पे। केमिकल्स के यूज़ करने के लिए जो सेफ्टी नॉर्म्स की ज़रूरत होती है स्ट्रिक्ट, वो वहाँ पे नहीं थे। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, ये कमी दिखी गई ERS की, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की, जब वो लीक बड़े स्तर पर हो गया लेकिन उसको टैकल करने के लिए समय रहते कदम नहीं उठा पाए थे लोग। और वर्कर इन पब्लिक सेफ्टी मैकेनिज्म, और इस भोपाल गैस लीक से ना सिर्फ वहाँ काम करने वाले वर्कर बल्कि भोपाल शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। तो वर्कर और पब्लिक दोनों की सेफ्टी से वहाँ पे खतरा हो गया, सेफ्टी से खेला गया, वो भी एक लूप होल था 1948 वाले फैक्ट्रीज एक्ट में। फिर क्या सुधार किए गए उसको देखो। आफ्टर द ट्रेजिडी द फैक्ट्रीज एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1987। तो इस बहुत भयंकर आपदा त्रासदी के बाद 1987 में फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया गया, अमेंडमेंट लाए गए, कुछ उसमें बदलाव सुधार लाए गए। वो क्या थे? स्पेशल रूल्स फॉर हजार्डस प्रोसेसेस वर एडेड। तो वही खतरनाक संवेदनशील उद्योग के लिए कुछ नए नए रूल्स ऐड किए गए, नियम कानून ऐड किए गए। सेफ्टी ऑडिट्स, हेल्थ चेक्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क मेड मैंडेटरी। अब हर तरफ जो हजार्डस फैक्ट्रीज होंगी, खतरनाक उद्योग होंगे संवेदनशील, वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट्स नियमित तौर पर करने के लिए मैंडेटरी किए गए, हेल्थ चेक्स वहाँ पे मैंडेटरी किए गए, और डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क, मतलब क्या क्या रिस्क इस उद्योग से हो सकते हैं उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया। फिर एक पॉइंट है, ये क्या अलग से है वो देखो। इट ऑल्सो लेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर वाइडर एनवायरमेंटल सेफ्टी। और बृहद एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए बड़े स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई
एक्ट लाई गई, जो इसी भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले इंसिडेंट के बाद इंस्पायर होके लाई गई। वो क्या थी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को इसी आपदा, इसी त्रासदी के बाद लाया गया, ताकि बड़े स्तर पर पर्यावरण की सेफ्टी की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं इस एक्ट के। तो पहला क्या है? पहला डेफिनेशन है फैक्ट्री। कहता है कि अ फैक्ट्री रेफर्स टू एनी प्रेमाइसेस along with its surrounding area where 10 or more workers have been or are currently working। तो पहले कहते हैं कि फैक्ट्री उस एरिया को कहेंगे जहाँ पे 10 या फिर उससे ज़्यादा लोग अभी करेंटली काम कर रहे हैं। एंड अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड आउट विद द एड ऑफ पावर और वेयर 20 और मोर वर्कर्स। और पहले ये पूरा लाइन समझ लें, उसके 20 वाले में आएंगे। तो वही कि कुछ एक ऐसा एरिया जहाँ पे 10 और उनसे ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हों और वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा हो, कोई चीज़ बनाई जा रही हो, किसके? पावर के सप्लाई, पावर के मदद से। ठीक है, पावर वही बिजली ऊर्जा। और या फिर वेयर 20 और मोर वर्कर्स हैव बीन और आर करेंटली वर्किंग, या फिर जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा वर्कर लोग काम कर रहे हों अभी करेंटली। एंड अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, और वहाँ पे भी कुछ बन रही हो चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब कोई वस्तु बन रही हो विदाउट द एड ऑफ पावर विद इन द पास्ट 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीने यानी 1 साल के दौरान बिना ऊर्जा की मदद लिए 20 या फिर उससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर काम कर रहे हों और कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा हो वहाँ पर, तो वो जगह आएगी फैक्ट्री में। मतलब 10 और 10 से अधिक होंगे तो वहाँ पे ऊर्जा की मदद ली जा रही होगी, तब वो फैक्ट्री हुआ। और अगर 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हों तो वहाँ पे बिना ऊर्जा की मदद लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट किया जा रहा हो, और वो भी कब? विद इन द पास्ट 12 मंथ्स, मतलब पिछले 1 साल के दौरान। ठीक है, अब अगला आ गया हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप जरूर लिखना हाईलाइट करके आंसर्स में। It refers to any procedure involving the making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or other treatment of an article or substance for purposes such as use, sale, transport, delivery or disposal। मतलब साफ और सिंपल शब्दों में अगर हम कहें इस पूरे जो एग्जाम्पल ढेर सारा दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कि ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स को मशीन टूल्स या मैनुअल लेबर के थ्रू बदल कर फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। वही प्रोसेस जो हो गए आपके मशीन्स टूल्स से जो किए जाएंगे वो क्या हो गए? मतलब कि मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग एटसेट्रा जो हमने लिख रखा है। तो जो ये प्रोसेस है ये फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल सेटअप में होता है जहाँ लार्ज स्केल पे सामान तैयार किया जाता है फॉर सेल और यूज़, है ना। वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जांपल उठा लें तो हम कह सकते हैं जैसे देखो कपड़ा इंडस्ट्री, उसमें कॉटन से फैब्रिक बनती है। स्टील प्लांट में आयरन ओर से स्टील बनता है हमारे जमशेदपुर में, टिस्को में। फिर आगे बिस्किट फैक्ट्री में आटे से बिस्किट बनता है, यही हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब अगला डेफिनेशन आ गए हम ऑक्यूपायर। ये ऑक्यूपायर क्या है भाई? तो द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इज द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर इट्स अफेयर्स। मतलब एक फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा वैसा इंसान जिसके पास सारे जो वहाँ पे चल रही हो प्रोसेस उसका अल्टीमेट कंट्रोल हो, टोटल कंट्रोल हो। ऑक्यूपायर मतलब मालिक। इन द केस ऑफ अ फर्म, कोई कोई फर्म भी होती हैं, तो इन द केस ऑफ अ फर्म एनी इंडिविजुअल पार्टनर एंड इन अ कंपनी। हाँ, फिर से हम देखें ज़रा, लाइन हटाया मैंने। इन द केस ऑफ अ फर्म, एक फर्म जहाँ पर वहाँ पे एनी इंडिविजुअल पार्टनर, वो ऑक्यूपायर हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर किसी फर्म में। इन अ कंपनी एनी डायरेक्टर, किसी कंपनी में जो उसका डायरेक्टर होता है वो ऑक्यूपायर हो सकता है। एंड इन अ फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी
द पर्सन अपॉइंटेड बाय देम टू मैनेज द फैक्ट्री इज डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। मतलब कि और अगर एक सेकेंड, हाँ, फिर अगर एक ऐसी फैक्ट्री हो जिसको ओन या कंट्रोल सरकार कर रही हो या कोई लोकल अथॉरिटी कर रही हो, तो सरकार या फिर वो लोकल अथॉरिटी जो है वो अगर किसी पर्सन को, इंसान को अपॉइंट करेगी, ऑक्यूपायर बना के भेजेगी जो कि फैक्ट्री को मैनेज करेगा, तो फिर वो वहाँ का ऑक्यूपायर कहलाएगा। अब अगला आ गए हम एडोलेसेंट। अगला डिफिनेशन एडोलेसेंट, जिसको हम हिंदी में किशोर भी बोल सकते हैं। एडोलेसेंट कौन है? इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड देयर 15th ईयर ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड देयर 18th ईयर ऑफ एज। मतलब वही किशोरावस्था वाले बच्चे, कि वैसे लोग जिन्होंने अपना 15 साल का एज कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन 18 साल के अंदर है। 15 से 18 साल के बीच की उम्र के लोगों को कहेंगे हम एडोलेसेंट, किशोर, है ना, किशोर कहते हैं ना, वही हो गया एडोलेसेंट। फिर अगला आ गया अडल्ट। अडल्ट कौन हो? इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड देयर 18th ईयर ऑफ एज। वयस्क हिंदी में कहते हैं अडल्ट को, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र के सारे व्यक्ति अडल्ट कहलाते हैं। और फिर चाइल्ड, बालक कौन है? बच्चा। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड देयर 15th ईयर ऑफ एज। मतलब 15 साल से कम उम्र की जो भी बच्चे होंगे वो चाइल्ड कहलाएंगे। 15 साल के लेस देन 15 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, उम्र के लोग होंगे 15 साल से कम उम्र के, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। और अगला क्या है? यंग पर्सन। अब युवा कौन है? इट मीन्स अ पर्सन ईदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। युवा तो नहीं, यंग मतलब छोटा ही उम्र का समझो, कि वैसे पर्सन जो या तो वो बच्चा है, चाइल्ड, बालक है, या फिर किशोर है, एडोलेसेंट है, या तो वो एडोलेसेंट है या फिर वो चाइल्ड है। मतलब कम 18 साल से कम उम्र के जो भी हो गए वो यंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब अगला पेज हम देखें, डेफिनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो गया हमारा डे। अब डे क्या कहलाएगा? दिन। दिन की काउंटिंग किसको कहेंगे? मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। रात के 12 बजे के बाद से अगले दिन के पूरा 24 घंटा जो होगा, 24 आवर्स, वो एक दिन काउंट होगा। 1 डे मतलब आज रात के 12 बजे से लेकर अगले 24 घंटे यानी कल रात के 12 बजे तक का पूरा वक्त एक 1 डे काउंट होगा। ठीक है। अब वीक, सप्ताह। तो वीक क्या है भैया? मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। शनिवार की रात के मध्य रात्रि से अगले 7 दिनों का जो समय काल होगा वो कहलाएगा सप्ताह, यानी कि वीक, सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। फिर आ गया कैलेंडर ईयर। 1 कैलेंडर ईयर क्या हुआ? मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर। किसी भी साल की पहली जनवरी मतलब जनवरी की पहली तारीख से अगले 12 महीने तक का जो समय काल है वो कहलाता है कैलेंडर ईयर। और अब अगला है डेफिनेशन पावर, ऊर्जा। ये क्या है? मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड इज़ नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एनर्जी। मतलब इंसान और जानवरों के द्वारा नहीं जनरेट की जाने वाली एनर्जी, जो कि या तो मशीन मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, हाँ, पावर में वही हुआ कि मशीन के द्वारा उत्पादित ऊर्जा, ये एनर्जी जो कि सिर्फ मशीन द्वारा ही उत्पादित होगी, ट्रांसमिट होगी, किसी इंसान या फिर जानवर के द्वारा नहीं, वो कहलाएगी पावर, मतलब पूरी तरह से आर्टिफिशियल। और अब आ गया प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या है? यह है मीन्स एन एनी इंजन, मोटर और अदर एप्लियांस विच जनरेट्स और अदरवाइज प्रोवाइड्स पावर। मतलब पावर जनरेट करने वाली, ऊर्जा जनरेट करने वाली कोई भी मशीन, कोई भी वस्तु, वो कहलाएगी प्राइम मूवर। कोई भी इंजन, मोटर या कोई भी अदर एप्लियांस, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ जिसके द्वारा पावर, ऊर्जा जनरेट होती है, वो कहलाती है प्राइम मूवर। ये थे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। अब आगे क्या है? रूल्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। अब हम देखेंगे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्या नियम, कायदे, कानून हैं। तो क्या कहलाता है? नो अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री। कोई भी अडल्ट व्यक्ति को
फैक्ट्री में किस कंडीशन पर काम नहीं करने दिया जाएगा? ऐसे तो काम करेगा एडल्ट, एडल्ट को ही तो काम करना है फैक्ट्री में, मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति। तो किस कंडीशन में भैया वो काम नहीं कर सकता? तब फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में आप उससे 48 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं लेंगे। अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा का काम लेने चाह रहे हो तो व्यक्ति वहाँ काम नहीं करेगा, अलाउड नहीं है सरकार के द्वारा। आप किसी भी व्यक्ति से मात्र एक सप्ताह में 48 घंटे ही काम ले सकते हो। फिर फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे, और एक पर्टिकुलर दिन में, एक दिन में आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते किसी भी एडल्ट वर्कर से। फिर वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे और फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क बी एंटाइटल टू वेजेस एट द रेट ऑफ ट्वाइस इज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो किसी भी, अगर मान लो कि आपके पास बहुत ही स्पेशल अचानक से दुर्लभ कंडीशन आ गया जिसमें आपको उस वर्कर, किसी एडल्ट वर्कर को कि हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा या फिर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम पर रखना पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको उसको बढ़ा के भत्ते देने पड़ेंगे, जो कि ओवर टाइम वर्क में आएगा। ओवर टाइम कहते हैं ना, तो कितना उसको फिर वेतन आपको देना पड़ेगा भत्ता? बी एंटाइटल टू वेजेस एट द रेट ऑफ ट्वाइस इज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो उसका जो अपना फिक्स्ड रेट है वेजेस का, जिस दर पर उसको पैसे मिलते हैं, उससे दोगुने दर पर आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप उससे ओवर टाइम काम करवाओगे तो। हम देखेंगे स्कोप ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसका स्कोप क्या है? इट रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस इन द फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये क्या करता है? ये फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करता है। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ये इंश्योर करता है कि जो मिनिमम, कम से कम भी जो ज़रूरत का जो लेवल है वो मिले, एकदम किसी भी लूप होल को छोड़ा ना जाए। जब सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की बात आए वर्कर की, मिनिमम से मिनिमम चीज़ें भी उनको मुहैया कराई जाएं। फिर एप्लीकेबल टू ऑल वर्कर्स, और ये हर वर्कर पे, हर श्रमिक पे एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे कवरेज ऑफ 1948 फैक्ट्री एक्ट। तो इसका कवरेज क्या है? एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंक्ट्स देयर ऑफ वेयर ऑफ 10 और मोर वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried out on at the एड ऑफ पावर। वही वो 12 और ये 10 और 20 लोगों वाला, कि जब आप पिछले एक साल के दौरान 10 या उससे अधिक वर्कर को कहीं पे रखकर कोई मैन्युफैक्चरिंग काम का प्रोसेस करवाते हो, कोई उत्पादन, प्रोडक्शन का काम करवाते हो ऊर्जा की मदद से, तो उस एरिया को कवर करेगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर वही कि जब आप 20 या फिर उससे अधिक वर्कर को एक जगह पे रखकर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम करवाते हो एक साल के दौरान, और उस विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना ऊर्जा की मदद के, तो उस एरिया को भी कवर करेगा रूल्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कवर करेगा इन दो एरियाओं को। अब आगे देखें हम मेन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के मेन प्रोविजंस क्या हैं? ये एकदम पॉइंट वाइज लिखोगे ना, बहुत ही सुंदर लगेगा आंसर राइटिंग में। तो क्या है पहला प्रोविज़न? कंपलसरी अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के कंपलसरी अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को देखता है फैक्ट्री एक्ट 1948। हेल्थ मीजर्स को देखता है, सेफ्टी मीजर्स को देखता है, वेलफेयर मीजर्स को देखता है, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करता है, देखता है कि भैया ओवर टाइम तो नहीं करा रहे, ओवर टाइम करा रहे तो उसको उसके प्रस्तावित वेज से दुगुना दे रहे हैं या नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सनस को देखता है, एनुअल लीव प्रोविजंस को देखता है कि भैया एनुअल लीव के जो नियम और कायदे कानून क्या है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 डिसाइड करता है। एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस को देखता है, डेंजरस ऑपरेशंस, खतरनाक, जहाँ पे ऑपरेशन खतरनाक चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है वहाँ देखता है। पेनल्टीज, सजा का प्रावधान भी है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। और ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, अब जो अधिकार और कर्तव्य हैं श्रमिकों के, कर्मचारियों के, उनको भी वही निर्देशित करता है। कौन? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, ये था मेन प्रोविजंस। अब आगे देखें प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजार्डस प्रोसेसेस।
अब वो जो विशेष खतरनाक इंडस्ट्री हैं, हजार्डस इंडस्ट्री, के अलग से प्रोविजंस हैं, क्या है वो देखते हैं। पहला है कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। अब जो ऑक्यूपायर है, जिसने जो ऑक्यूपायर जो मालिक है उस पर्टिकुलर एरिया, या जो देखता है सारे नियम कायदे कानून और वर्किंग उस फैक्ट्री का, उसको क्या क्या डिस्क्लोजर खुले में अपना बताना है, दे के लिखित देना है। क्या इन्फॉर्मेशन वो था, द ऑक्यूपायर ऑफ एनी फैक्ट्री डीलिंग विथ हजार्डस प्रोसेसेस मस्ट शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्क इंक्लूडिंग हेल्थ हजार्ड्स एंड हाउ टू एड्रेस देम with workers, the chief inspector, the local authority where the factory is located and the nearby general public। तो कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है ऑक्यूपायर के द्वारा। तो जब कोई हजार्डस इंडस्ट्री का जो ऑक्यूपायर है, तो जब वो वहाँ पे किसी एरिया में हजार्डस इंडस्ट्री को ऑपरेट करता है, वहाँ प्रोडक्शन चलती है, तो जो है वो ऑक्यूपायर, उसको क्या करना है कि उसको सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। कौन से इन्फॉर्मेशंस को, तो जो रिस्क है उस इंडस्ट्री के, उसमें उस रिस्क में इंक्लूडिंग हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ को लेके क्या क्या खतरा और नुकसान हो सकता है उसको शेयर करना है। हाउ टू एड्रेस देम, और जब हेल्थ हजार्ड आएंगे, कोई हेल्थ को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी वाली बात आएगी, तो उसको एड्रेस करने का जो उसका समाधान जो है वो भी उसको शेयर करना है। विथ वर्कर्स, किसके साथ शेयर करना है, तो वर्कर्स के साथ जो वहाँ काम करेंगे श्रमिक, और चीफ इंस्पेक्टर जो वहाँ का होगा उससे शेयर करना है। लोकल अथॉरिटी वेयर द फैक्ट्री इज लोकेटेड, और जहाँ पे जिस लोकल एरिया में फैक्ट्री लोकेटेड है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से शेयर करना है। और जो आसपास की जो जनरल पब्लिक है, नियर बाय जनरल पब्लिक, उनसे भी शेयर करना है हेल्थ हजार्ड्स के बारे में ऑक्यूपायर को। फिर क्या है, द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड accurate details regarding the quantity, specifications and other characteristics of the wastes as well as the manner of their disposal। अब भाई प्रोडक्शन होगा तो उससे वेस्ट भी निकलेंगे ना, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी तो उसके साथ वेस्ट भी निकलेगा, तो उसको लेकर भी नियम है कि क्या है कि द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड, जब वो ऑक्यूपायर शेयर करेगा हजार्डस इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसमें उसको वेस्ट के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। तो क्या होना चाहिए, उस वेस्ट की क्वांटिटी, कितने अमाउंट में वेस्ट निकलेगा हजार्डस केमिकल्स का, और जो भी चीज़ें हजार्डस इंडस्ट्रीज़ की होंगी, स्पेसिफिकेशन किस तरह का वेस्ट निकलेगा, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट, और उस वेस्ट के अलग लक्षण होंगे स्पेशल, उसको भी शेयर करना है। एज वेल एज द मैनर ऑफ डिस्पोजल, और कैसे डिस्पोज करना है, डिस्पोजल करना है उस वेस्ट का, उसका जो नियम है वो भी शेयर करना है। ठीक है, आगे देखो, द ऑक्यूपायर मस्ट डेवलप अ डिटेल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी फॉर इट्स वर्कर्स एंड शेयर इट विद द चीफ इंस्पेक्टर एंड लोकल अथॉरिटी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अब ये जो बार बार एक टर्म आ रहा है, हम देख रहे हैं चीफ इंस्पेक्टर, पहले इसको जान लेना और समझ लेना ज़रूरी है, तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है ना, कि एक सीनियर ऑफिसर होता है जो किसी स्टेट के अंडर रजिस्टर्ड सभी फैक्ट्रीज़ की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस का इंस्पेक्शन और सुपरविज़न करता है। उसका काम होता है इंश्योर करना कि सभी फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं। इंस्पेक्टर का काम ही इंस्पेक्ट करना होता है। तो इसके जो मेन काम हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या है कि फैक्ट्री इंस्पेक्शंस को सुपरवाइज करना, सब इंस्पेक्टर्स को गाइड करना और असाइन करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लेबर लॉज को इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना, वायलेशंस होने पर एक्शंस लेने या प्रोसिक्यूशन फाइल करना, और एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना फैक्ट्री इंस्पेक्टर का काम होता है। तो एक फटाक से एक लाइन और आप जान लो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर देना, यहाँ पे है नहीं आंसर राइटिंग में, कि ये जो चीफ इंस्पेक्टर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, इसको लिख लो नोट्स में। अब हम फिर से देखें कि क्या था, द ऑक्यूपायर मस्ट डेवलप अ डिटेल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी फॉर इट्स वर्कर्स एंड शेयर इट विद द चीफ इंस्पेक्टर एंड लोकल अथॉरिटी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो जब एक हजार्डस फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता है ऑक्यूपायर, और जब उसमें वर्कर्स को ले रहा होता है,
तो उस वक्त उसको एक डिटेल्ड हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी बना के रखनी है, जिसमें सारे नियम प्रोविजंस हैं उस हजार्डस इंडस्ट्रीज़ को डील करने के लिए। तो उस हेल्थ, दो बार हेल्थ आ गया, एक ही रहेगा। तो हेल्थ और सेफ्टी प्रोविज़न, जो भी सेफ्टी पॉलिसी है, उसको फिर वो जो बना रखा होगा ऑक्यूपाइड ने, उसको शेयर करना है वर्कर के साथ और चीफ इंस्पेक्टर के साथ और जो लोकल अथॉरिटी है जहाँ पे वो फैक्ट्री अपनी रजिस्टर करा रहा है उनके साथ, ठीक है। अब आगे देखें। एडिशनली एवरी ऑक्यूपायर मस्ट क्रिएट एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स फॉर देयर फैक्ट्री विद द चीफ इंस्पेक्टर्स अप्रूवल। इसके अलावा और एडिशनली जो ऑक्यूपायर होंगे, एवरी ऑक्यूपायर मस्ट क्रिएट एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। उनको तुरंत अगर कोई इमरजेंसी होती है जिसको डील करने का उनके पास है नहीं पहले से तय किया हुआ नॉर्म्स, तो उसके लिए उनको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान हमेशा तैयार रखना है। मस्ट क्रिएट एंड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स फॉर द फैक्ट्री। तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है साइट पे तुरंत, उसको डील करने के लिए जो प्लान रहेगा वो, और डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स जो रहेंगे उसको वो एक क्रिएट करके रखना है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। और जो भी अगर तुरंत इमरजेंसी होती है, कोई डिजास्टर होता है, तो उसको कंट्रोल करने के जो मेजर्स होंगे उसको क्रिएट करके विद उसको शेयर कर देना है ऑक्यूपायर को, चीफ इंस्पेक्टर को। हाँ, एक सेकेंड, इसको फिर से देखें डिटेल में। एडिशनली एवरी ऑक्यूपायर मस्ट क्रिएट एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स फॉर देयर फैक्ट्री विद द चीफ इंस्पेक्टर्स अप्रूवल। तो चीफ इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेकर ऑक्यूपायर को, अगर कोई ऑन साइट तुरंत तो साइट पर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको डील करने के लिए प्लान, और उसी को इमरजेंसी जो डिजास्टर होता है उसको कंट्रोल करने के मेजर्स को बना के रखना है अपने फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव करवा के, ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक लिविंग नियर बाय अबाउट सेफ्टी प्रोसीड्योर्स इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। और पहले से एडवांस में जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो आसपास पब्लिक रह रही है उनको इन्फॉर्म करके भी रखना है कि अगर इस हजार्डस फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी या दुर्घटना होती है तो क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी प्रोसीड्योर्स लेने हैं, कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो, ठीक है। अब आगे हम देखें वेलफेयर। तो वेलफेयर मतलब उसके भले के लिए क्या क्या किया जा सकता है। वेलफेयर और सुविधा प्रदान करने के लिए वर्कर्स को और उनके भले के लिए, उनके लिए जो चीज़ फैसिलिटी सुविधा होंगी उसके बारे में क्या बात करता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पहले बात करता है वॉशिंग फैसिलिटीज़। तो ये सब तो एकदम जेन्युइन नीड्स हैं। तो वॉशिंग फैसिलिटीज़ में क्या आता है कि एवरी फैक्ट्री मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ फॉर इट्स वर्कर्स। तो वॉशिंग फैसिलिटीज़ से मेन यही हो गया कि पानी का जहाँ इस्तेमाल हो, जैसे फैक्ट्री के अंदर ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट होना जहाँ वर्कर हाथ, मुंह और शरीर धोने की सुविधा प्राप्त कर सकें, क्लीन वाटर, सोप और प्रॉपर ड्रेनेज के साथ। और ये कहता है कि दीज फैसिलिटीज़ मस्ट बी सेपरेट, वेल स्क्रीन्ड एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर बोथ मेल फीमेल वर्कर्स, इंश्योरिंग क्लीनलीनेस और हाइजीन। मतलब कि ये फैसिलिटी सेपरेट होनी चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स और हमेशा क्लीन और यूजेबल कंडीशन में होनी चाहिए, है ना। अब अगला क्या आ गया, इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हैं फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। जो वर्कर काम करेंगे वो घर से जो कपड़े पहन के आएंगे उसमें तो करेंगे नहीं, वहाँ पे चेंज करेंगे। तो रोज़ वो उस गंदे कपड़ों में काम वो करेंगे नहीं, जो भी वहाँ पे वो यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। तो उसके धोने और सुखाने के लिए, रखने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो देखो। एवरी फैक्ट्री मस्ट प्रोवाइड सूटेबल प्लेसेस फॉर कीपिंग क्लोथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड फॉर द ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथिंग। मतलब कि जब वो चेंज करेंगे कपड़ा वर्कर आके, तो अपने जो घर से कपड़े को पहन के आए उसको रखने के लिए एक बढ़िया अच्छा प्लेस होना ज़रूरी है उनके लिए, और गीले कपड़े हैं तो उनको सुखाने के लिए भी सुविधा मौजूद होनी चाहिए। अब अगला है फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग, बैठने के लिए भी फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। इन एवरी फैक्ट्री सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड फॉर ऑल वर्कर्स रिक्वायर्ड टू स्टैंड सो दे कैन सीट एंड टेक रेस्ट व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ अराइज ड्यूरिंग देयर वर्क। अब 8-9 घंटे कोई भी इंसान खड़े होकर लगातार काम तो कर नहीं सकता। तो जो भी फैक्ट्रीज है जहाँ पे लोगों को खड़े होकर काम करना है वहाँ पर सूटेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, ताकि जब भी
ज़रूरत पड़े या मौका मिले तो जो वर्कर हैं वो थोड़ा बैठकर आराम कर सकें, थोड़ा रिलैक्स कर सकें। ठीक है। अब अगला है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। तो सबसे ज़रूरी सुविधा फर्स्ट एड होना ही है। तो इन एवरी फैक्ट्री इजीली एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्सेस और कबर्ड्स मस्ट बी अवेलेबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स कंटेनिंग द रिक्वायर्ड सप्लाईज। मतलब हर फैक्ट्री में एकदम आराम से एक्सेस तुरंत प्राप्त होने वाले फर्स्ट एड बॉक्सेस जो होने चाहिए या कबर्ड होने चाहिए जहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा हो और पूरे प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए। रिक्वायर्ड सप्लाईज वहाँ पे सभी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। हाथ कट गया तो पता चला कि वहाँ डिटॉल नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ज़रूरी जितने एंटीसेप्टिक और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में सब एकदम प्रॉपर सही कंडीशन में मौजूद होनी चाहिए और फुल रहनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन सच फर्स्ट एड बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स। तो प्रत्येक 150 वर्कर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। एंड इट मस्ट बी केप्ट अंडर द चार्ज ऑफ अ पर्सन सर्टिफाइड इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और हर फैक्ट्री में जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है जहाँ तहाँ नहीं रख सकते, आप उसको वैसे व्यक्ति के सुपरविजन में रखोगे, उसका इंचार्ज वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हो। मतलब उसको स्टेट राज्य सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, सर्टिफाई किया जाए कि ये इंसान फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट है। फिर अगला है कैंटीन। कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए। वेयर मोर देन 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द ऑक्यूपायर मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन अ कैंटीन फॉर द यूज़ ऑफ वर्कर्स। जहाँ पे 250 या उससे अधिक व्यक्ति ऑक्यूपाइड हैं तो वहाँ पे कैंटीन की सुविधा होनी ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने जलपान, भोजन पानी, नाश्ते के लिए बाहर ना भटकें, परेशान ना हो, उन्हें वहाँ पे कैंटीन की सुविधा रहेगी। और अगला है फिर शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स। तो बेसिक एमेनिटीज़ हैं। तो फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 150 वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन एडेक्वेट एंड सुटेबल शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स फॉर द यूज़ ऑफ वर्कर्स। मतलब फैक्ट्री जहाँ पे 150 वर्कर या उससे ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हो वो मस्ट प्रोवाइड, एकदम ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए एडेक्वेट एंड सुटेबल शेल्टर्स। मतलब एकदम पर्याप्त मात्रा में और सही कंडीशन में शेल्टर मौजूद होने चाहिए, रेस्ट रूम मौजूद होने चाहिए और लंच रूम मौजूद होने चाहिए वर्कर्स के लिए। ठीक है। अब आगे आगे क्रेचेस। क्रेचेस मेनली यही होता है जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी माँ काम करती हैं वहाँ देखभाल के लिए क्रेचेस में रखते हैं उसको। तो फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 30 women वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन सुटेबल रूम और रूम्स फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years फॉर सच वुमेन। तो फैक्ट्रीज जहाँ पर 30 या 30 से अधिक महिला वर्कर काम कर रही हैं, एक मिनट चेंज हो गया स्लाइड, हाँ, तो फैक्ट्रीज जहाँ पर 30 या 30 से अधिक महिला काम कर रही हैं तो वहाँ पे उन्हें एकदम सेपरेट रूम या कुछ रूम्स रखने होंगे जहाँ पे उन महिलाओं के 6 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे प्रॉपर वहाँ पे रह सकें, खेल सकें और समय व्यतीत कर सकें, ताकि उन महिलाओं को परेशानी ना हो काम करने में। और अगला है वेलफेयर ऑफिसेज। ये क्या, इन एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द ऑक्यूपायर मस्ट एम्प्लॉय अ वेलफेयर ऑफिसर इन द फैक्ट्री। तो वेलफेयर ऑफिसेज को हिंदी में कहते हैं कल्याण कार्यालय। तो वैसी फैक्ट्री जहाँ पे 500 या उससे अधिक वर्कर्स एम्प्लॉयड है वहाँ पे जो ऑक्यूपायर है उसको एक कल्याण पदाधिकारी जरूर रखना है फैक्ट्री में, वेलफेयर ऑफिसर रखना है। तो वेलफेयर ऑफिसर्स को कह सकते हैं कि वो जगह होती है जहाँ से लोगों के भले के लिए काम किया जाता है, जैसे उनकी सेफ्टी, वर्कर्स के भले के लिए, जैसे उनकी सेफ्टी, हेल्थ और सुविधाओं का ध्यान रखना, खासकर मजदूरों और गरीब वर्ग के लिए। ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजंस। तो स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं कि नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। तो इफ़ एन एक्सीडेंट ऑकर इन अ फैक्ट्री काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस इंजरी as a result of which the injured person is unable to work for a period of 48 hours or more, the manager must report the accident to the authority through a notice within 24 hours. किसी फैक्ट्री में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना जहाँ पे या तो किसी की जान चली जाती है, काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, या फिर बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाती है किसी वर्कर को, और उस इंजरी के चलते जो वर्कर है वो 48 या उससे अधिक घंटों के लिए काम अब नहीं कर पाएगा, 48 घंटे या उससे अधिक समय के लिए काम करने में अब असमर्थ है, तो जो मैनेजर है उसको 24 घंटे के अंदर ही इस एक्सीडेंट को रिपोर्ट कर देना है अथॉरिटी को। ठीक है।
ऊपर रिपोर्ट कर देना है। फिर अगला क्या स्पेशल प्रोविज़न है कि नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस अकरेंसेस। तो क्या है कि इफ़ एनी डेंजरस अकरेंस टेक्स प्लेस इन अ फैक्ट्री रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट काउजेस bodily injury or disability, the factory manager must send notice to the appropriate authorities। तो अगर कोई खतरनाक घटना या कोई भी स्थिति अगर फैक्ट्री में उत्पन्न हो जाती है, डेंजरस खतरनाक, तो चाहे उस स्थिति की वजह से कोई शारीरिक इंजरी, शारीरिक दुर्घटना हो या ना हो, या किसी को कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, किसी वर्कर को कोई शरीर में कोई परेशानी हो या ना हो, स्थिति जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है उससे, तो भी जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको हर हाल में ये जो डेंजरस ऑकरेंस मतलब खतरनाक आपदाकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है इसके बारे में बता देना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को। जो उनके लिए जो अप्रोप्रिएट ज़रूरी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कोई भी डेंजरस अकरेंस का। अगला क्या है, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। तो इफ़ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज listed in the third schedule, the manager of the factory must notify the same to the chief inspector। तो ये जो थर्ड शेड्यूल में जो लिस्टेड डिजीजेस हैं, तो अगर किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को वैसी कोई डिजीज़ या बीमारी हो जाती है जो फैक्ट्रीज एक्ट के थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको चीफ इंस्पेक्टर को इस चीज़ के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो एक शॉर्ट अगर हम देख लें कि थर्ड शेड्यूल में कौन सी डिजीजेस लिस्टेड हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ, नोट कर लेना है, लिखा नहीं है मैंने। उसमें आ जाएगी लीड पॉइजनिंग, बेंजीन है ना, बेंजीन पॉइजनिंग, क्रोम अल्सर्स, ये सब केमिकल्स के साथ काम करने से होती हैं। फॉस्फोरस पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल कैंसर। ये ऑक्यूपेशनल कैंसर कैसे हो सकता है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक एस्बेस्टस। तो जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर, तो एस्बेस्टस बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस होता है जो कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला सब्सटेंस है। तो उसके साथ काम करते करते अगर किसी व्यक्ति को वो एक्सपोजर हो जाता है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस से, तो उसको कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल कैंसर की कैटेगरी में आता है, जिसे थर्ड शेड्यूल ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में रखा गया है। फिर उसके बाद आ जाती है कौन सी बीमारी, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। मतलब कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत शोर शराबा वाला काम हो रहा हो, तो जो उस अत्यधिक शोर से बहरेपन की संभावना हो जाती है। फिर सिलिकोसिस होता है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। मतलब जो स्टोन क्रशिंग माइनिंग वाली फैक्ट्रीज होती हैं, जब पत्थर तोड़े जाते हैं बड़े बड़े, तो सिलिका का डस्ट निकलता है उससे, जिसको अगर आदमी की श्वास नली में चला जाए तो एक बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस। फिर एस्बेस्टोसिस भी आती है, जो कि एस्बेस्टस फाइबर, जो एस्बेस्टस फैक्ट्री होती है जहाँ पे जो एस्बेस्टस फाइबर निकलता है, वो अगर आदमी की श्वास नली में चला जाए तो एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। और एक आ जाती है बिजिनोसिस। इसको कहते हैं कि कॉटन डस्ट एक्सपोजर, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जहाँ कपड़ों का उत्पादन होता है, वहाँ पे कॉटन डस्ट निकलता है, जिसको अगर आदमी इनहेल कर ले, सूंघ ले, या उसके एक्सपोजर में रहे, तो उसको एक बीमारी हो जाती है बिजिनोसिस, जिसका मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, वो है BYSSINOSIS। नोट डाउन कर लेना। कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो और वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो मेन यही हुआ कि थर्ड शेड्यूल वाली बीमारी को अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या है कि ये डिजीजेस काफ़ी डेंजरस होती हैं और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में काम करते वक्त होने का रिस्क होता है इनका। इसलिए लॉ कहता है, लॉ जो कानून है वो कहता है कि अगर कोई वर्कर इनमें से किसी डिजीज़ से सफ़र करता है तो फैक्ट्री को तुरंत रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, तो यही था स्पेशल प्रोविजंस। अब पेनल्टीज़ और प्रोसीड्यूर, ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसमें हम सज़ा का जो प्रावधान है उसका देखते हैं। तो पेनल्टीज़ क्या नियम है पेनल्टीज़ के, लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो एक पर्टिकुलर कोई सर्कमस्टांस स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या लायबिलिटी है ओनर की, जो भी उस एरिया का जहाँ पे फैक्ट्री है उसका मालिक है उसकी। कहता है कि वेयर सेपरेट बिल्डिंग्स विद इन एनी प्रीमाइसेस आर लीज्ड to different occupiers for use as separate factories,
द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग कॉमन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग अप्रोच रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, लाइटिंग एंड सैनिटेशन। तो ये प्रोसीड्योर कहता है कि कोई भी एरिया जिसको जो ज़मीन प्रोवाइड करता है, जो मालिक अपनी, जहाँ पे फैक्ट्रीज बन सके, तो जो ज़मीन का जो मालिक है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि फॉर प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग कॉमन फैसिलिटी, कि वो जो भी उस फैक्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड कॉमन फैसिलिटीज़ हों उनको प्रोवाइड करे, तो और मेंटेन करे। तो कॉमन फैसिलिटीज़ और सर्विसेज क्या होंगी? तो प्रॉपर अप्रोच रोड, वहाँ तक सही कंडीशन हो रोड की, ड्रेनेज ना, जो भी वहाँ से लिक्विड वेस्ट निकले, जो भी निकले उनका ड्रेनेज सिस्टम सही हो, वाटर सप्लाई सही हो फैक्ट्री की, और लाइटिंग और सैनिटेशन की प्रॉपर सुविधा हो। तो पेनल्टीज़ यहाँ छूट गई है स्लाइड में, मैं अलग से यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना कि पेनल्टीज़ क्या है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में 1948 के। तो जो पहली है जनरल पेनल्टीज़, फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस जो होगा, नियम तोड़ेंगे उनके लिए जो जनरल पेनल्टीज है वो सेक्शन 92 में रखी गई है। वो क्या है? वो है कि 1 लाख रुपए तक का फाइन और 2 साल तक की जेल, है ना, अगर कोई नियम और कायदे तोड़ता है। ये जनरल पेनल्टी हुई, या फिर दोनों। तो ये जो है कि अगर वायलेशन की वजह से वर्कर की डेथ या सीरियस इंजरी होती है तो पेनल्टी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का वायलेशन करता है तो उन पर पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए का फ़ाइन और 2 साल तक की जेल हो सकती है, या दोनों हो सकती है। और इसी में अगर वर्कर की डेथ हो गई तो पेनल्टी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। फिर अगली पेनल्टी क्या है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में क्या आएगा? ये छूट गया है मेरे स्लाइड में, इसको आप लिख लेना अलग से मेरे साथ। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में आएगा कि अगर ऑफेंस कंटिन्यू करता रहता है आफ्टर कन्विक्शन, पहले भी नियम तोड़े और अभी भी तोड़ रहा है कोई, ये सेक्शन 94 में आएगा। तो इसमें एडिशनल फ़ाइन जुड़ जाएगी। एडिशनल फ़ाइन वो क्या रहेगी कि ₹1000, 1000 रुपये पर डे का फ़ाइन लग जाएगा जब तक वायलेशन रूल तोड़ रहे हो लोग, वायलेशन चलता रहो, ठीक है। अब तीसरी पेनल्टी क्या आएगी कि पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन इंस्पेक्टर के काम में रुकावट करता है या झूठी इन्फॉर्मेशन देता है तो क्या आएगा? इसमें आएगा फ़ाइन। कितना? ₹10,000 की फ़ाइन लगेगी और जेल भी हो सकता है 6 मंथ का। कि कोई व्यक्ति अगर इंस्पेक्टर के काम में रुकावट पैदा करता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो ये फ़ाइन और जेल हो सकता है, दोनों भी एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा आ गया प्रोसीड्योर फॉर प्रोसिक्यूशन। ये आएगा सेक्शन 105 में। तो इसमें क्या कहता है कि इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर की सैंक्शन के बिना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। केस प्रोसिक्यूशन का जो नियम है केस फाइल करने का, ये क्या है कि इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर की सैंक्शन के बिना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता। और कंप्लेंट के 3 मंथ्स के अंदर फाइल होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफेंस। तो अगर कोई पीछे ऑफेंस करता है, नियम तोड़ता है, तो उस नियम तोड़ने के दिन के 3 मंथ के अंदर से ये के ही 3 मंथ के अंदर ही कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, तभी वो प्रोसिक्यूशन के लिए फर्दर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो यही था रूल्स और रेगुलेशन और पेनल्टीज़ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। तो समराइज़ करके अगर हम बोलें तो कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर सेफ्टी या हेल्थ रूल्स का पालन नहीं करता तो उसे फाइन और जेल दोनों हो सकती है। इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना डायरेक्ट केस फाइल नहीं हो सकता और कोर्ट ओनली तभी एक्शन ले सकता है जब प्रॉपर अथॉरिटी से कंप्लेंट आए। तो यही था पूरा हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
अगर मेरे समझाने में त्रुटि हुई हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आई एम डीपली सॉरी फॉर दैट। आपके सजेशंस को मैं वेलकम करूँगी कि मैं कैसे अपने लेक्चर्स को और मटेरियल्स को इम्प्रूव करूँ। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक है इस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यहाँ तक मेरे साथ द सिविल पाथ पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।